हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से गुप्त साम्राज्य के शक्तिशाली और सबसे महानतम शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में चर्चा करूंगी। यदि हम गुप्त साम्राज्य के विषय में बात करते हैं तो जितने भी शासक गुप्त साम्राज्य में रहे हैं उनमें चंद्रगुप्त द्वितीय महानतम शासकों में इनकी गिनती होती है, जिन्हें हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। यदि हम बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में तो इन्हें इनके प्रशासनिक तंत्र तथा इनका योगदान सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में जो रहा, इसके वजह से भी चंद्रगुप्त द्वितीय को सबसे महानतम गुप्त शासकों में से माना जाता है। भारत के इतिहास के पृष्ठों का जब हम अवलोकन करते हैं तो हम सहज ही महानतम सम्राटों की श्रृंखला में चंद्रगुप्त द्वितीय को सूचीबद्ध पाते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे सांची अभिलेख में देवराज कहकर संबोधित किया गया है तथा वाकटक अभिलेखों में उन्हें देवगुप्त कहकर संबोधित किया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में हमें 6 अभिलेखों से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें मथुरा का शिलालेख, उदयगिरी के 2 लेख, सांची का लेख, गढ़वा का लेख और मथुरा का स्तंभ लेख शामिल है। चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में हमारे ऐतिहासिक ज्ञान को समृद्ध बनाने के लिए महान विदेशी यात्री फायहान का वर्णन भी उपलब्ध है। फायहान ने अपने भारत यात्रा के दौरान गुप्त शासकों के राज्य प्रणाली तथा उनके संदर्भ में विस्तृत वर्णन उपलब्ध करवाया है। यदि हम चंद्रगुप्त द्वितीय के राजवंशी पृष्ठभूमि को देखते हैं तो हमें यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त द्वितीय रामगुप्त का छोटा भाई था। जहां तक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल का प्रश्न है, मथुरा का स्तंभ लेख इस संदर्भ में यह स्पष्ट करता है कि उसका शासनकाल 380 ईस्वी से प्रारंभ होता है। पूर्ण शासनकाल की यदि हम बात करें तो उनका शासनकाल 380 से 412 ईस्वी तक रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को उसके विशेषताओं, महत्वपूर्ण गुणों के कारण कई उपाधियां दी गई थीं, जिसका प्रमाण हमें चंद्रगुप्त द्वितीय की मुद्राओं से प्राप्त होता है, जिसमें उन्हें विक्रमादित्य, अजीत विक्रम, सिंह विक्रम, परम भागवत, देवश्री जैसी उपाधियों से सम्मानित किया गया है। कुछ इतिहासकारों का यह मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 415 तक सिंहासन पर आरूढ़ रहा है। दिल्ली के कुतुब मीनार में स्थित लौह स्तंभ पर भी जिस राजा चंद्र का वर्णन है, इतिहासकार उसे चंद्रगुप्त द्वितीय ही मानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में महरौली अभिलेख का वर्णन भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें चंद्र और घाव दोनों ही शब्दों का प्रयोग किसी एक व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है। चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना यह है कि जब समुद्रगुप्त के पश्चात रामगुप्त गद्दी पर बैठा था तो उस समय शकों के साथ युद्ध में उसे काफी असफलताओं का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उसने शक राजा को अपनी पत्नी ध्रुव देवी को सौंप देने का निर्णय लिया था। इतिहासकारों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई के इस कृत्य से काफी दुखी था और उसने शक राजा को मौत के घाट उतारते हुए रामगुप्त का भी वध कर दिया था और उनकी पत्नी ध्रुव देवी से स्वयं विवाह कर लिया था। कुछ इतिहासकारों का मत है कि यह सिर्फ एक काल्पनिक वृत्तांत है। इस संदर्भ में सत्य क्या है, यह जानने के लिए कोई भी प्रमाणित अभिलेख उपलब्ध नहीं है। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी रामगुप्त के अयोग्य होने के कारण ही चंद्रगुप्त द्वितीय के सिंहासन पर बैठने का मार्ग प्रशस्त हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम यह देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने साम्राज्य विस्तार के लिए एक सुनियोजित वैवाहिक संबंध कायम करने की योजना बनाई थी, जिसके अंतर्गत चंद्रगुप्त द्वितीय ने भारत के शक्तिशाली राज परिवारों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने मान सम्मान में वृद्धि की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया था, जो नाग वंश की राजकुमारी थीं, और इस विवाह से उत्पन्न पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक के शासक रुद्रसेन द्वितीय से हुई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंधों से अपने राजनीतिक समझ का परिचय दिया था, क्योंकि
यही वैवाहिक संबंध भविष्य में उसे शकों को युद्ध में पराजित करने में काफी मददगार साबित हुआ था। यदि हम उस समय की राजनीतिक शक्ति के संतुलन को देखें तो हमें यह जानकारी मिलती है कि गुप्त काल के ऐतिहासिक अवधि में नागवंशी शक्तिशाली राजवंश था जिसने भारत के विभिन्न प्रांतों को अपने शासन के अधीन कर रखा था। जहां तक चंद्रगुप्त द्वितीय के नागवंशी राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह का प्रश्न है, इस संदर्भ में हमें रिटपुर और पुणे से प्राप्त ताम्र पत्रों से महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है। वाकाटक वंश से जो वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया था उसके पीछे द्वितीय कारण था कि उस वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में वाकाटक वंश दक्षिण क्षेत्र का एक प्रमुख शासक वंश रहा था और चंद्रगुप्त द्वितीय के वाकाटक वंश से वैवाहिक संबंध स्थापित करने का महत्वपूर्ण फायदा उसे अपने दक्षिण के अभियानों में मिला है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने काकुत्स्वर्मा नामक कुंतल शासक की पुत्री के साथ वैवाहिक संबंध कायम किए थे। तालगुंड के स्तंभ लेख से इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने उस समय वैवाहिक संबंधों को लेकर एक कूटनीतिक और राजनीतिक पहल को संभव बनाते हुए महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध कायम किया, जिससे उस समय न सिर्फ महत्वपूर्ण राजवंशों का समर्थन मिला बल्कि इन महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासकों के साथ भविष्य में युद्ध की संभावना भी समाप्त हुई। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के महत्वपूर्ण विजय अभियान का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम यह देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय प्राप्त करने के लिए एक सोचे समझे नीति के अधीन सर्वप्रथम मालवा पर आक्रमण कर दिया और उसे गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। चंद्रगुप्त द्वितीय के मालवा आक्रमण का महत्वपूर्ण कारण था कि वह मालवा को अपना केंद्र बनाकर वहां से शकों पर प्रभावी ढंग से विजय प्राप्त करना चाहता था। शकों के विरुद्ध युद्ध में चंद्रगुप्त द्वितीय ने रुद्रसिंह तृतीय को परास्त किया तथा उसे मार डाला, जिसके उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकारी उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा शक विजय के उपलक्ष्य में विक्रमांक और विक्रमादित्य उपाधियों से अपने आप को अलंकृत किया गया था। इतिहासकारों का मत है कि विक्रमांक तथा विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसलिए धारण की थी क्योंकि राजा विक्रमादित्य ने भी युद्ध में शकों को पराजित किया था। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के विषय में तो हम यह देखते हैं कि उसका योगदान गुप्त साम्राज्य के प्रगति तथा उसके प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण रहा था। जितने भी लगातार आक्रमण हो रहे थे साम्राज्य पर, उन पे भी विजय हासिल उसके द्वारा की गई थी। वैवाहिक संबंधों को स्थापित करने के साथ ही साथ उसने कूटनीति का सहारा लेते हुए जितने भी पड़ोसी राज्य थे उनके साथ में संबंधों को बेहतर करते हुए गुप्त साम्राज्य को शक्तिशाली बनाने का कार्य भी किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शक विजय का सबसे महत्वपूर्ण लाभ गुप्त साम्राज्य को भड़ौच के बंदरगाह के रूप में प्राप्त हुआ, क्योंकि उस समय पश्चिमी देशों के साथ भारत के व्यापार का मुख्य बंदरगाह भड़ौच ही था। शक विजय के कारण गुप्त साम्राज्य की सीमाएं काठियावाड़, गुजरात, पश्चिमी मालवा तक विस्तारित हो गई थी। भड़ौच के बंदरगाह पर अधिकार होने के कारण उसे पश्चिमी देशों के साथ व्यापार के अवसर प्राप्त हो गए, जिससे उसे व्यापक आर्थिक लाभ तो हुआ ही, पश्चिमी देशों के साथ गुप्त साम्राज्य के संपर्क में भी वृद्धि हुई थी। तो यहाँ पे हम यह देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के समय में जो गुप्त साम्राज्य की सीमाएं थी वो काठियावाड़, गुजरात, पश्चिमी मालवा तक विस्तारित हो गया था, जिसके कारण बहुत सारे ऐसे बंदरगाह थे जो कि गुप्त साम्राज्य के अधीन आ गए थे और जहां से व्यापार होना संभव हो पाया था। और यह भी एक बहुत बड़ा एक कारण बना था जिस वजह से गुप्त साम्राज्य में आर्थिक उन्नति भी हमें देखने को मिलती है। चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अन्य महत्वपूर्ण विजय गणराज्यों पर विजय रहा है। हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में गणराज्यों को युद्ध में परास्त कर अपने आप को राज्य के अधीन कर लिया था, किंतु यहाँ समुद्रगुप्त ने उन्हें गुप्त साम्राज्य में शामिल नहीं किया था।
चंद्रगुप्त द्वितीय ने समुद्रगुप्त के विजय अभियान को कायम रखते हुए गण राज्यों को युद्ध में परास्त कर गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था। यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं कि समुद्रगुप्त ने बहुत सारे ऐसे राज्य थे जो उसके अधीनता स्वीकार कर ली थी, उसे स्वतंत्र छोड़ दिया था, परंतु चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस गलती को सुधारते हुए जितने भी गणराज्यों को अपने अधीन लाया था उसके अपना शासन तंत्र वहां पे स्थापित किया था और स्वतंत्र इन राज्यों को नहीं छोड़ा था, जिस वजह से गुप्त साम्राज्य को शक्तिशाली और अधिक बनाया जा सका था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने विजय अभियान के एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में वाविक पर विजय प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के वाविक विजय के संदर्भ में हमें महरौली स्थित स्तंभ लेख से महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है। चंद्रगुप्त के वाविक विजय का तात्पर्य वाविक जाति के राज्य से है जिसने एक महत्वपूर्ण शासन की व्यवस्था भारतवर्ष में की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाविक विजय को यादगार बनाने के लिए तथा इसके यादगार के रूप में उसने व्यास नदी के निकट विष्णु ध्वज की स्थापना की थी। इसे ही बाद में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा यहाँ से ले जाकर दिल्ली में स्थापित किया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के विजय अभियान में पूर्वी प्रदेशों पर महत्वपूर्ण विजय भी शामिल है। इसके संदर्भ में भी हमें महरौली के स्तंभ लेख से भी ज्ञात होता है। पूर्वी प्रदेशों पर विजय के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त के शासन काल में पूर्वी प्रदेशों के शासकों द्वारा बनाए गए संघ को समाप्त कर दिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य में बंग प्रदेश को भी शामिल किया था। साथ ही साथ ताम्रलिप्ति के महत्वपूर्ण व्यावसायिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण बंदरगाह को भी गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था। यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं कि जो ताम्रलिप्ति है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बंदरगाह रहा था, न सिर्फ गुप्त साम्राज्य के समय बल्कि बाद में भी हम देखते हैं कि ये व्यापार का केंद्र कहा जा सकता है कि पूर्वी दिशा से भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा था। यदि हम यहाँ पे और अधिक आगे बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के विजय अभियान में दक्षिणापथ की विजय को भी महत्वपूर्ण माना गया है। इसके संदर्भ में भी हमें महरौली के स्तंभ लेख से ही ज्ञात होता है। महरौली स्तंभ लेख के आधार पर इतिहासकारों का यह मत है कि दक्षिणापथ के राजाओं को चंद्रगुप्त द्वितीय ने युद्ध में परास्त कर दिया था और अपने गुप्त साम्राज्य की सीमाओं को अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी तक पहुंचा दिया था। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के समय भारत में जो साम्राज्य विस्तार है, जो अभी का मानचित्र हमें दिखाई देता है, कहीं ना कहीं अभी की जो बंगाल खाड़ी है या जो एक तरफ से अरेबियन सी है वहां तक भारत में गुप्त साम्राज्य की सीमा को निर्धारित करते हुए आगे आने वाले या फ्यूचर में भी इंडिया के भी जो सीमा है उसे भी निर्धारित करने का कार्य किया था। यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि जो भारत का उस समय मानचित्र रहा था वह उसमें भी या उससे स्थापित करने में चंद्रगुप्त द्वितीय का महत्वपूर्ण योगदान रहा था, क्योंकि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के आने के साथ में गुप्त साम्राज्य के अधीन एक रूपता भारत में स्थापित हुई थी, जिसने जितने भी व्यापारिक केंद्र हो सकते थे, जितने भी हम कह सकते हैं जो बंदरगाह है, वहां से व्यापार होने लगा था, जिस वजह से भारत का व्यापारिक संबंध अन्य विदेशी जितने भी देश रहे हैं उनसे भी स्थापित होने का एक मौका इससे प्राप्त हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना अश्वमेध यज्ञ है। इतिहासकारों ने जिसके लिए नगवा नामक स्थान जो काशी के पास है तथा वहां से प्राप्त अश्व की मूर्ति को आधार बनाया है। इस मूर्ति पर चंद्रगु अंकित है। इस शब्द के आधार पर इतिहासकारों ने कहा है कि चंद्रगुप्त ने अपने सफल विजय अभियान के उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। यद्यपि कुछ इतिहासकार इसे मानने से इनकार करते हैं। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था इसको लेकर के भी इतिहासकारों के मध्य में मतभेद है। हालांकि जिस प्रकार से हम साम्राज्य विस्तार चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में देखते हैं तो यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ यदि करवाया भी गया होगा तो ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। चंद्रगुप्त द्वितीय की बहुत बड़ी सफलता ये रही थी कि जितने भी स्वतंत्र गणराज्य रहे थे उसको भी अपने अधीन लाने का कार्य किया था, जिस वजह से एक केंद्रीय शक्ति का निर्माण या केंद्र में शक्तिशाली प्रशासनिक तंत्र का निर्माण भारत में उस समय देखने को मिला, जिससे कि आगे आने वाले समय में आर्थिक उन्नति भी
न सिर्फ गुप्त साम्राज्य में बल्कि भारत में भी दिखाई देती है। इसी के साथ अपने इस चर्चा को चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में यहीं पर विराम देती हूँ। अगले वीडियो में मैं अन्य जितनी भी उपलब्धियां रही हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की, उसके संबंध में आप लोगों से चर्चा करूंगी। इसी के साथ थैंक यू। प्लीज स्टे कनेक्टेड।